वेलकम एवरीवन। आज से हम अपना पार्टनरशिप का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। पार्टनरशिप हमारे 12th अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन सिर्फ 12th अकाउंटेंसी ही नहीं, इस वीडियो को सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स और जो भी अपना बेसिक कंसेप्ट्स, फंडामेंटल कंसेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं वो रेफ़र कर सकते हैं। अकाउंटेंसी में बेसिकली आपका फंडामेंटल्स ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके फंडामेंटल कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप एडवांस्ड अकाउंटिंग या कुछ भी बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो हम अपने फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप को स्टार्ट करेंगे। आज से हम अपना प्रिपरेशन शुरू करेंगे। पार्टनरशिप, पहले थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे थ्योरी की वेटेज ज़्यादा होती नहीं है, बट फिर भी हम अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे एक रिकैप कर लेते हैं कि हमने 11th में क्या पढ़ा था। सो पार्टनरशिप इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स डेफिनेशन देख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन who have agreed to share profits of the business carried on by all or any of them acting for all. So any of them acting for all, ये एक one of the feature है जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। इसके बारे में मैं आपको क्लियर कर दूंगा जब हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे। सो बेसिकली इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। ऑफ ऑब्वियसली पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए अब एक अकेला इंसान पार्टनरशिप तो कर नहीं सकता, हमें दो या दो से ज़्यादा लोग चाहिए होंगे। हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। नाउ पार्टनरशिप इज़ अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये हम कोई पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन एक चैरिटी पर्पस वगैरह के लिए नहीं कर सकते हैं। अगर आपने पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है, आप कोई प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस ही करोगे। ओके, एक एक करके हम इसके और फीचर्स देख लेते हैं। जैसे इट्स अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स आपने जब 11th में बिजनेस में पढ़ा होगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें पार्टनरशिप इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज गवर्न्ड बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो द पार्टनरशिप एक्ट 1932, हमारा जो पार्टनरशिप फर्म है ये किसके अंडर आता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर आता है। हमने पार्टनरशिप एक्ट में सारे प्रोविजंस लिख रखे हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारा पार्टनरशिप बिजनेस चलेगा। देन इट्स अ अग्रीमेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अग्रीमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। से फॉर एग्जांपल कि दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, ये मैं एक बना दे रहा हूं। ये है ए और ये बी, हमारे पास दो पार्टनर्स हैं। ये दोनों एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहते हैं। तो पहले तो इनको एक अग्रीमेंट ड्राफ्ट करना होगा, ठीक है, जिसको हम पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। पार्टनरशिप डीड, एक अग्रीमेंट ड्राफ्ट करना होगा जिसमें ये सारे अपने टर्म्स एंड कंडीशंस ले डाउन करेंगे कि ये किस किस टर्म्स पे अपना बिजनेस कैरी आउट करेंगे। क्योंकि जब दो लोग एक बिजनेस को कैरी आउट करते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें आपस में पहले डिस्कस कर लेनी होती कि वो किस किस टर्म्स पे करेंगे, नहीं तो बाद में उनके बीच में झगड़े हो सकते हैं। से फॉर एग्जांपल कि प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे। अगर सपोज करो ए ने 2 लाख का कैपिटल कंट्रीब्यूट किया और बी ने 1 लाख का कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है और ये दोनों बिजनेस कैरी आउट करना चाहते हैं, तो कल को जब इनके बीच में प्रॉफिट होता है, से फॉर एग्जांपल अगर 50,000 का प्रॉफिट है, तो इस 50,000 प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर सपोज करो इन्होंने इक्वली बांट लिया 25-25, तो यहाँ पे फिर डिस्प्यूट हो सकता है। ए कहेगा कि मैंने क्योंकि ज़्यादा कैपिटल लगाया है, मुझे इसमें प्रॉफिट में शेयर ज़्यादा मिलना चाहिए एज कंपेयर टू बी। तो ये सारे डिस्प्यूट्स को हम टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, एक अग्रीमेंट बनाते हैं जिसमें हम अपने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस ले डाउन करते हैं। दो पार्टनर्स या दो से ज़्यादा कितने भी पार्टनर्स हो, पार्टनर्स अपने म्यूचुअल अग्रीमेंट पे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं, ले डाउन करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो अपना पार्टनरशिप बिजनेस रन करने वाले हैं। प्रॉफिट मेकिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मोटिव के लिए ही होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो, आपका कोई ना कोई प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। आप चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए, चैरिटी के लिए आप पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कर सकते हो। चैरिटी के लिए हमारे पास फिर सेक्शन 8 कंपनी है, वो मैं आपको अगले क्लासेस में बता दूंगा। नेक्स्ट वी हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप का एक डिसएडवांटेज है दैट इट हैज़ अ
अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है? से फॉर एग्जांपल ए और बी, इन दोनों का ही एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। सपोज करो इन्होंने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, ए बी इज द नेम ऑफ द कंपनी। नाउ दैट कंपनी हैज एन एसेट। हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं 11th में, कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं। एसेट्स सपोज करो कंपनी के पास 20 लाख का है, एंड कंपनी ने लायबिलिटीज इनकर कर लिए हैं 25 लाख के, सॉरी लायबिलिटी इनकर हो गया है यहां पे 25 लाख का। अब कोई भी कंपनी अपने लायबिलिटीज को कैसे पे ऑफ करेगी? अपने एसेट से पे ऑफ करेगी। अब ये 25 लाख की लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए ए बी के पास एसेट है सिर्फ 20 लाख का। ऐसे सिचुएशन में जब कंपनी के पास, पार्टनरशिप फर्म के पास एसेट्स उसके लायबिलिटी से कम हो जाती है, जब उसकी लायबिलिटी उसके एसेट से बढ़ जाती है, तो ये जो डिफरेंस है, सपोज 25 लाख में 20 लाख तो हमने पे ऑफ कर दिया, एसेट लिक्विफाई करके, एसेट बेच के हमने लायबिलिटी पे ऑफ कर दिया। बाकी जो बैलेंस 5 लाख का बचा है, ये 5 लाख का बैलेंस कौन पे करेगा, कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे आ जाता है हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी का टर्म, कि अगर कोई लायबिलिटी है जिसे कंपनी पे ऑफ नहीं कर पा रही है, उस केस में हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके पर्सनल एसेट्स, पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को लिक्विफाई करके हम सारे अपने लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। ये है फंडा। नेक्स्ट इज म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसीज के बारे में मैं आपको बता रहा था, ये जो टर्म हमने पढ़ा था, दैट पार्टनर कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है कि सपोज करो ये जो पार्टनर्स हैं, ये ए और बी हमारे दो पार्टनर्स हैं। अब इसमें से जरूरी नहीं है कि दोनों ही पार्टनर बिजनेस के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, या फिर कर भी सकते हैं। लेकिन से फॉर एग्जांपल कि ए ने एक डील साइन की, ठीक है, और उस डील के वजह से पार्टनरशिप को, बिजनेस को लॉस हुआ, लॉस इनकर हो गया, लायबिलिटी इनकर हो गई, सपोज करो 50,000 का लॉस पार्टनरशिप को हो रहा है क्योंकि ए ने डील साइन की है। अब ये जो लॉस है ये किसे बियर करना चाहिए? लॉस किसके ऊपर पड़ेगा? सिर्फ ए के ऊपर क्योंकि ए ने डील साइन किया था, या फिर दोनों के ऊपर पड़ना चाहिए? तो यहां आता है हमारा म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट कि अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म में म्यूचुअल एजेंसी होती है। दैट मीन्स अ पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। अगर ए ने कोई डील साइन किया है तो उससे जो लायबिलिटी इनकर होगी उसका लोड सारे पार्टनर्स पे पड़ेगा, वो लायबिलिटी सारे पार्टनर्स को उठानी पड़ेगी। ये होती है म्यूचुअल एजेंसी। ओके, गोइंग अहेड, अब हमने जो डीड की बात करी थी, डीड पार्टनरशिप डीड की बात करी थी हमने, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, क्लॉजेज मेंशन करके रखते हैं कि किस ग्राउंड्स पे वो अपना बिजनेस कैरी आउट करने वाले हैं। तो अब वो टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? से फॉर एग्जांपल कि पहला हमने जो डिस्कस किया था प्रॉफिट शेयरिंग, पहला होगा उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो सकता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर सपोज करो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो लिख सकते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, या फिर अगर उन्होंने कोई रेशियो मेंशन किया हो कि सपोज जो एग्जांपल हमने देखा यहाँ ए और बी, ए ने 2 लाख का कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है, बी ने 1 लाख का कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है। अगर इनके बीच ऐसा अग्रीमेंट हो कि जो ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा वो ज़्यादा पैसे लेगा प्रॉफिट में, तो यहाँ हम एक रेशियो बना सकते हैं 2:1। तो ये इस हिसाब से अपना एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रख सकते हैं 2:1।
का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, या फिर अगर इन्होंने इक्वली डिसाइड किया हो कि नहीं हम जो भी प्रॉफिट आए वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इक्वली भी हो सकता है 1:1। एक पॉइंट हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हो गया। नेक्स्ट हम कर सकते हैं, सपोज कि ए और बी दो पार्टनर्स, जैसा हमने डिस्कस किया था, ए इज एन एक्टिंग पार्टनर। से फॉर एग्जांपल ए पार्टनरशिप बिजनेस के डे टू डे बिजनेसेस में पार्टिसिपेट करता है, वो वहाँ पे काम करता है, बट बी नहीं करता। बी ने सिर्फ कैपिटल लगाया है, पैसे लगाए हैं, बट ए उस पार्टनरशिप बिजनेस के लिए काम भी कर रहा है। तो अब नेचुरली ए कैन ऑल्सो डिमांड फॉर सैलरी, कि मैं अगर काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपना टाइम एंड एफर्ट लगा रहा हूँ, कैपिटल तो मैंने लगाया है, साथ में मैं अपना टाइम एंड एफर्ट भी दे रहा हूँ, तो उस टाइम एंड एफर्ट के लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलने चाहिए। तो ए कैन डिमांड फॉर सैलरी। अब इसको भी हम अपने पार्टनरशिप डीड में मेंशन करेंगे, इफ देयर वुड बी एनी काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन। अगर कोई रेम्यूनरेशन होता है, हम वो भी अपने पार्टनरशिप डीड में मेंशन करके लेंगे कि अगर कोई सैलरी देना है तो वो भी हम वहां पे मेंशन कर सकते हैं। चलो, नेक्स्ट कम्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑल्सो अ फैक्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC। अगर पार्टनर्स को अपने कैपिटल कंट्रीब्यूटेड पे कुछ सर्टेन % ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो वो भी वो मेंशन कर सकते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी मेंशन। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, राइट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट मेंशन फैक्ट हमारे पार्टनरशिप डीड में हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कि अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया और फिर उसमें से कुछ ड्राइंग्स कर रहा है। अब पार्टनरशिप में अगर आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, आपने पैसे लगाए हैं, अपने बिजनेस को पैसा दिया है, तो बिजनेस के पास वो कैपिटल अमाउंट होना भी चाहिए, बट अगर आप बीच में अपना पैसा विड्रॉ कर लो तो वो कंपनी के लिए एक डिसएडवांटेज होता है। तो इसको टैकल करने के लिए कंपनी क्या करती है, वो पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, अपने पार्टनरशिप डीड में एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेंशन कर सकती है। अगर आप ड्राइंग्स करते हैं तो उस पर सर्टेन % ऑफ इंटरेस्ट आपको भरना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा टू दी पार्टनरशिप फर्म, तो हम वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी ले सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन वो भी मेंशन कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अगर पार्टनर ने किसी तरह का लोन लिया, सपोज आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया बट सर्टेन लोन अमाउंट भी हम ले सकते हैं इन बिटवीन। अगर मुझे फाइनेंसेस की, मुझे फंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो पार्टनर चाहे तो पार्टनरशिप फर्म से लोन ले सकता है। एंड ऑन दी अदर हैंड पार्टनरशिप फर्म भी अगर चाहे तो उसे अगर एक्स्ट्रा कैपिटल की ज़रूरत पड़ जाए, अब कुछ सर्टेन अपॉर्चुनिटीज़ आ गई मार्केट में, उसको ग्रैब करने के लिए हमें एक्स्ट्रा कैपिटल की ज़रूरत है, तो हम पार्टनर्स वो भी ले सकते हैं। तो फर्म टू पार्टनर, पार्टनर टू फर्म, दोनों ही चैनल ओपन है लोन्स के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन लोन्स भी हो सकता है। ठीक है, सो दीज आर सर्टेन फैक्ट्स, दीज आर सर्टेन यू कैन से पॉइंट्स जो हमारे डीड में मेंशन। उसके साथ ही और भी बहुत चीज़ें मेंशनड होती हैं, उनके बहुत सारे अग्रीमेंट्स मेंशन होते हैं, वो किस किस टर्म्स पे अग्री करते हैं। बट मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स इसलिए बताएं क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट का है। समटाइम्स क्या होता है, पार्टनर्स जो हैं वो कुछ चीज़ें अपने डीड में मेंशन करना भूल जाते हैं, या फिर देखो अग्रीमेंट ज़रूरी नहीं कि हमेशा रिटर्न फॉर्म में हो, वर्बल अग्रीमेंट भी लीगल होता है। तो सपोज़ दो पार्टनर्स अगर साथ में आके और वो बोलते हैं कि हमको एक बिज़नेस कैरी आउट करना है, चलो करते हैं, बिना किसी डीड के, बिना कोई डीड साइन के, या फिर अगर उन्होंने डीड साइन भी किया है तो सिर्फ मेंशन कर दिए हैं कि हम सर्टेन सो एंड सो बिजनेस कैरी आउट करेंगे। हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपको अपने पार्टनरशिप डीड में आप किस टाइप का बिजनेस कैरी आउट करने वाले हो वो भी आपको मेंशन करना होता है। और भी बहुत सारे क्लॉजेज हैं जैसे ऑब्जेक्टिव्स और टाइप ऑफ बिजनेस कैरी आउट, ये सब चीज़ें प्रोटोकॉल्स एंड ऑल मेंशन होते हैं, बट मैं आपको उतना थ्योरी में नहीं लेके जाने वाला, वो हमारे चैप्टर या फिर हमारे सब्जेक्ट से रिलेवेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप बिजनेस में पढ़ोगे। तो हम आते हैं अपने प्रोविजंस पे कि
हमारे जो पार्टनर्स है वो ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि हमेशा हर एक चीज़ मेंशन करके रखें। तो क्या होता है कि हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है, जो हमारे पार्टनरशिप फर्म को गवर्न करता है, द पार्टनरशिप एक्ट 1932, हमने वहाँ पे कुछ प्रोविजंस लिख रखे हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड में सर्टेन चीज़ें मेंशन ना हो तो चीज़ें कैसे कैरी आउट होनी चाहिए। कि सपोज करो दो पार्टनर, ये हमारा ए और बी, चलो हम इसको कुछ और नाम दे देते हैं, ए बी बहुत बोरिंग सा लगता है। ये मान लो ये मोटू और ये पतलू, मोटू पतलू। तो हमारे मोटू पतलू इन दोनों ने बिजनेस अपना कैरी आउट किया, ठीक है। ये पार्टनरशिप फॉर्म ये स्टार्ट किए हैं, 2 लाख का कैपिटल मोटू ने दिया, 1 लाख का कैपिटल पतलू ने दिया। लेकिन वो लोग ये सारी चीज़ें मेंशन करना भूल गए। उनके पार्टनरशिप डीड में ना तो ये मेंशन्ड है कि प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करना है, ना तो ये लिखा है कि रेम्यूनरेशन देना है कि नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना है, कुछ नहीं लिखा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लिखा, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिखा, कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है। उस केस में अगर सपोज करो ये जो हमारा था ना, ए मोटू और ये पतलू, तो मोटू पार्टनरशिप के सारे काम करता है, वो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। तो मोटू बोलता है मुझे तो सैलरी मिलनी चाहिए, मुझे सैलरी चाहिए। पतलू कोई काम नहीं करता। अब इन दोनों में हो गया झगड़ा, मोटू और पतलू झगड़ पड़े, लड़ पड़े कि मोटू कह रहा है मुझे सैलरी दो, लेकिन पतलू कह रहा है नहीं, तुमको सैलरी नहीं देंगे, तुम्हारा ही बिजनेस है, तुम अपने बिजनेस के लिए काम करो, किस बात की सैलरी, राइट। तो इन दोनों में हो गई लड़ाई। अब इस लड़ाई में क्या होगा, ये दोनों जाएंगे कोर्ट में, ये सूट फाइल होगा। अब वहाँ पे डिसीजन किस बेसिस पे लिया जाए, इनके डीड में तो कुछ नहीं लिखा। तो उस केस में कोर्ट क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, वो एक्ट के तरफ जाती है कि एक्ट हमें बताएगा, पार्टनरशिप एक्ट हमें बताएगा कि हमें कैसे डील करना है। तो पार्टनरशिप एक्ट में ये कुछ प्रोविजंस लिखे हैं जिसके अकॉर्डिंग रूलिंग्स आती है। अगर आपके डीड में ये चीज़ें नहीं लिखी तो हमारा पार्टनरशिप एक्ट इन सब पॉइंट्स को ऑलरेडी मेंशन करके रखा है कि अगर आपका डीड साइलेंट है, अगर आपके डीड में कोई चीज़ मेंशन नहीं है तो हमें कैसे चलना है। तो पहला फैक्ट है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, पहले हम अपना मोटू पतलू का पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। मोटू पतलू में क्या झगड़ा हुआ था कि पतलू को रेम्यूनरेशन चाहिए था, सैलरी चाहिए था, राइट। और सॉरी, मोटू को सैलरी चाहिए था, पतलू ने सैलरी देने से मना कर दिया। तो हमारा डीड क्या कहता है, नो रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर। अगर कोई पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहा है और आपके डीड में कोई सैलरी मेंशन नहीं है तो उस पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, नो रेम्यूनरेशन। दूसरी चीज़ें देख लेते हैं। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है और कल को कोई पार्टनर उठ के बोलता है मुझे अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए, अगर आपके डीड में कुछ लिखा है तो ठीक है, हम डीड के हिसाब से चलेंगे। देखो, हमेशा डीड को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती है। अगर आपके डीड में कुछ लिखा है तो डीड को फॉलो करो, डीड में नहीं लिखा तो पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करो। तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपके डीड में कुछ नहीं लिखा तो आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आपके डीड में फिर कुछ नहीं लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट कम्स इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपके डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि आपको कोई प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। आपका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है वो एकदम इक्वली होगा, बराबर बराबर बांटा जाएगा। अगर 3 पार्टनर्स हैं 1:1:1, 4 पार्टनर्स हैं 1:1:1, 2 पार्टनर 1:1, बराबर बराबर ही बांटा जाएगा। तो फिर हम अपने प्रेजेंट केस में आते हैं। हमारा जो मोटू पतलू का केस है, बेचारा मोटू, इसने 2 लाख का, मोटू ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था 2 लाख, और पतलू ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया सिर्फ 1 लाख।
बट इस केस में भी अगर आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन अलग अलग है, फिर भी अगर आपने अपने पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिख रखा है, तो पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है कि आपको प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली, दैट इज 1:1 के रेशियो में आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नो इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। अच्छा, जो ये लोन की बात हमने की थी, लोन दो चैनल से हो सकता है। एक चैनल हो सकता है फर्म टू पार्टनर, मतलब पार्टनर ने फर्म से लोन लिया, और एक चैनल हो सकता है पार्टनर टू फर्म, मतलब पार्टनर ने पार्टनर से फर्म ने लोन लिया। ठीक है, हमारे पास दो चैनल है। एक चैनल है जहां फर्म टू पार्टनर जा रहा है फंड्स, मतलब फर्म से पार्टनर ने लोन लिया। हमारा मैं इंडिकेशन बना देता हूं, हमारा जो फंड्स है वो पार्टनर से, फर्म से पार्टनर की तरफ जा रहा है। ठीक है, फंड्स में हमारा फर्म से पार्टनर की तरफ जा रहा है, और दूसरा चैनल है जहां फंड्स पार्टनर से फर्म की तरफ जा रहा है। ठीक है, फंड्स। ठीक, तो पहला केस जहां पे पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है, उस केस में हमारी पार्टनरशिप एक्ट की रूलिंग क्या कहती है, नो इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। अगर फर्म पार्टनर को लोन देता है, उस पे कोई इंटरेस्ट फर्म चार्ज नहीं कर सकता है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, उस केस में पार्टनर जो है वो फर्म से डिमांड कर सकता है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%, 6% पर एनम का वो इंटरेस्ट डिमांड कर सकता है। अब इस केस में भी अगर आपने कोई और परसेंटेज अपने डीड में लिख रखा होता, मेंशन कर रखा होता, तो हम हमेशा डीड पे जाएंगे। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, हमेशा डीड को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है। जो हमारा डीड है, डीड को हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है ओवर एक्ट। हम एक्ट के पास तभी जाएंगे जब हमारे डीड में कुछ नहीं लिखा होगा। अगर हमारे डीड में लिखा है, हम हमेशा अपने डीड को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, मूविंग अहेड नाउ, अब हम आते हैं अपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। तो हमने बेसिकली अभी तक अपना ये देख लिया, पार्टनरशिप का हमने हमने डेफिनेशन से किया था, हम डेफिनेशन देख लिए, पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, हमने उसके कुछ फीचर्स डिस्कस कर लिए। फीचर्स के बाद हमने पार्टनरशिप डीड डिस्कस किया कि डीड में क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, और हमने फिर प्रोविजंस भी डिस्कस कर लिया कि अगर हमारे डीड में कुछ नहीं लिखा है तो हम कौन सा प्रोविज़न फॉलो करेंगे। और ये जो फाइल मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यू विल नॉट हैव टू वरी, मैं इसको अपने लिंक के साथ अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हो, आपको ये पूरा PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो बेसिकली पहले मैं आपको बता दूं कि एप्रोप्रिएशन क्या होता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का बेसिकली मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन और यू कैन से सेग्रीगेशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन और यू कैन से सेग्रीगेशन। बेसिकली 11th अकाउंटेंसी, 11th में आपने जो पढ़ा होगा, 11th अकाउंटेंसी में आपने शुरुआत की होगी एकदम बेसिक से, जहां हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्री में। हम उसका जर्नल एंट्री बनाते हैं, जर्नल एंट्री के बाद हम आते हैं हमारे इसमें, जर्नल एंट्री बनाते हैं। जर्नल एंट्री का हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, लेजर पोस्टिंग से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स में हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद आता है एक नेट प्रॉफिट।
ये एक नेट प्रॉफिट है जो हमारे कंपनी के पास पूरे साल ऑपरेट करने के बाद एक नेट प्रॉफिट आता है। अब एक पार्टनरशिप फर्म में अगर नेट प्रॉफिट आया, मान लो ये जो हमारा मोटू पतलू था, मोटू पतलू, फिर वही एग्जांपल, मोटू पतलू, दो पार्टनर्स थे, राइट। इनमें ये साल भर ऑपरेट करने के बाद इनका नेट प्रॉफिट आया है, सपोज करो 50,000। लेट्स सपोज इनका नेट प्रॉफिट है 50,000 का, 50,000 का नेट प्रॉफिट जनरेट किया इन्होंने। अब इस 50,000 को अगर हम एकदम बेसिक टर्म्स में देखें तो ये दोनों क्या करेंगे, उस 50,000 को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे कि चल आधा तेरा आधा मेरा, या फिर इनका जो भी रेशियो है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हमें कंसिडर करनी होती है। वो क्या चीज़ें कंसिडर करनी होती है, जो चीज़ें हमारे डीड में लिखा है। सपोज करो 50,000 का प्रॉफिट तो है, 50,000 के प्रॉफिट को ये दोनों बांटना, पत्तू बोला कि चलो बराबर बराबर बांट लेते हैं, तेरा 25 मेरा 25, ठीक है, इसका 25 इसका 25। लेकिन पहले बीच में मोटू आ गया, वो बोलता नहीं रुको, मैंने जो साल भर काम किया मुझे उसका सैलरी चाहिए। मान लो मोटू ने सैलरी डिमांड किया कि मुझे 10,000 का सैलरी दे दो। अब वो सैलरी कहाँ से दिया जाएगा, इसी प्रॉफिट से दिया जाएगा। तो चलो प्रॉफिट में से हमने 10,000 का सैलरी माइनस कर दिया, अब चलो हमारे पास बच गया है 40,000। अब पतलू कहता है चलो चलो 40,000 ही बांट लेते हैं, आधा तुम्हारा आधा मेरा। फिर मोटू बोलता है नहीं रुको, हमने जो कैपिटल लगाया था उस पर हमको इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। मान लो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC उन्होंने डिसाइड किया 5% का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो मोटू ने कितना 2 लाख लगाया था, मोटू का कैपिटल 2 लाख का था, तो 2 लाख का 5% कितना हो जाएगा 10,000। और पतलू ने 1 लाख लगाया था, सॉरी हाँ 2 लाख का 5% हो जाएगा 10,000, तो 10,000 मोटू को मिलना चाहिए। और पतलू ने 1 लाख लगाया था, तो 1 लाख का 5% कितना हो जाएगा 5,000, तो पतलू को 5,000 मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं हाँ, तो अब हम कर लेते हैं IOC इनको मिलना चाहिए 10,000, इसको मिलना चाहिए 5,000। अब ये 15,000 का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी कहाँ से जाएगा, इसी 40,000 से जाएगा। तो ठीक है, यहाँ से हम 15,000 और माइनस कर लेते हैं। 15,000 माइनस करने के बाद हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे 25,000। अब ये बोलेंगे कि चलो 25,000 को बांट लेते, तो ये 25,000 को बांट लेंगे 12,500 12,500। बेसिकली मेरा यहाँ मतलब ये था कि जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इसका मतलब होता है कि आपके पास जो नेट प्रॉफिट आया, उस नेट प्रॉफिट में से पहले वो चीज़ें निकाल दो, माइनस कर दो जो आपको आपके डीड में मेंशन्ड है, जो हमारे पार्टनर्स का क्लेम है ओवर प्रॉफिट। प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले या फिर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमारे जो पार्टनर्स का क्लेम होता है, हम वो क्लेम वहाँ से माइनस करते हैं, उसके बाद हम प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसके लिए हमने बनाया है, हम बनाते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये एक लेजर अकाउंट फॉर्मेट में ही बनता है, जहाँ पे हम अपने सारे प्रॉफिट्स के जो पार्टनर्स के जो क्लेम है ओवर प्रॉफिट, उसको एडजस्ट करते हैं। चलो मैं इसका फॉर्मेट भी आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ कि आपको क्लियर हो जाएगा कि पार्टनरशिप में PL एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आना चाहिए। तो ये हो गया पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का जो आपका क्रेडिट बैलेंस था
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आपने बनाया तो अगर सपोज आपको प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस का होता है, तो जो क्रेडिट बैलेंस था आपका प्रॉफिट का उसको आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे तो वो डेबिट हो जाएगा और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो बेसिकली क्रेडिट साइड में आपका आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे आएगा आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आप अपना नेट प्रॉफिट के अमाउंट से, फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पिछले एग्जांपल में नेट प्रॉफिट कितना था, 50,000 का नेट प्रॉफिट था, तो हम यहाँ 50,000 का नेट प्रॉफिट लेके आते हैं। 50,000 हमारा नेट प्रॉफिट है, हमारे पास नेट प्रॉफिट 50,000 हो गया। अब यहाँ से जो भी चीज़ें हमें पार्टनर्स को देनी है उन सब को हम डेबिट साइड में लिस्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। जो भी पार्टनर्स का क्लेम है ओवर प्रॉफिट, पार्टनर बोलते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, मुझे रेम्यूनरेशन चाहिए, सैलरी चाहिए, वो सब हम डेबिट साइड में लिखेंगे ताकि वो इसके ऊपर चार्ज हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है टू IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका था? मोटू का। मोटू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोटू का 10,000, पतलू का 5,000, दोनों लिख लेते हैं। मोटू को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला 10,000, पतलू को मिला 5,000, तो टोटल कितना हो गया? यहाँ आ जाएगा 15,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और क्या था? हाँ, मोटू ने सैलरी डिमांड की थी, राइट। मोटू को 10,000 का सैलरी भी चाहिए था, तो मोटू का सैलरी लिख लेते हैं टू रेम्यूनरेशन, ये किसको मिलेगा? टू मोटू 10,000, तो हम वो भी लिख लेते हैं यहाँ 10,000। चलिए, और कुछ तो हमारे पास है नहीं, बट फिर भी फॉर्मेट डिस्कस करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें हमारे डीड में हो सकती हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो सपोज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन चार्ज करता है? अगर पार्टनर ने ड्राइंग किया तो फर्म चार्ज करेगी पार्टनर के ऊपर, मतलब पार्टनर से फर्म पैसे लेगी। तो इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का केस ऐसा नहीं है कि पार्टनर फर्म को पार्टनर को देना पड़ रहा है, यहाँ फर्म पार्टनर से ले रहा है, तो वो भी क्रेडिट साइड में आ जाएगा। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। आप सपोज करो कि अगर पार्टनर से आपने कैश में ही ले लिया, तो आपका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। तो वो सॉरी यहाँ थोड़ा बीच होगा, यहाँ होगा कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू पीएल एप्रोप्रिएशन। तो बेसिकली आपका वही बन जाता है कैश टू पीएल एप्रोप्रिएशन। चलो जो भी है, यहाँ पे हम कर लेते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स IOD आप क्योंकि पार्टनर के ऊपर चार्ज करते हो, आप पार्टनर से लेते हो, इसलिए हमने उसको क्रेडिट साइड में रखा, क्योंकि वो भी हमारे प्रॉफिट में आके यहाँ पे एड अप हो जाएगा, वट एवर द अमाउंट कुड बी। नेक्स्ट इज योर इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर सपोज करो कि फर्म ने पार्टनर से कोई लोन ले रखा है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो वो भी हमको देना, उस पर भी हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट क्योंकि फर्म देगा पार्टनर को, हमेशा ध्यान रखना आप अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हो, आप अकाउंटिंग फर्म के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ जब भी ऐसा आए कि हमें पार्टनर को देना है, हमें मतलब फर्म को पार्टनर को देना है, तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, उसका भी कुछ अमाउंट हो सकता है, ठीक है। और अगर सपोज करो कि फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है, तो उस पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी पार्टनर से। तो यहाँ जब इंटरेस्ट फर्म को मिल रहा है, पार्टनरशिप फर्म को मिल रहा है हमारे पार्टनर से, पार्टनर पैसे देगा, पार्टनर इंटरेस्ट के पैसे हमारे फर्म को देगा, तो वो हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा। जब भी एक कंसेप्ट बना लो कि जब भी फर्म के पास पैसे आएंगे, फर्म के पास फंड्स आ रहे हैं पार्टनर से, तो क्रेडिट में आ जाएगा, और अगर फर्म को देना पड़े टू दी पार्टनर्स, वो हमारा डेबिट में जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा बाय इंटरेस्ट ऑन
लोन। ये क्या है, ये कौन सा लोन है, ये वो लोन है जो फर्म ने दिया है पार्टनर को, राइट, फर्म टू पार्टनर। और ये कौन सा लोन है जो पार्टनर ने दिया है फर्म को, ठीक है, ये हो गया। अब हम एक काम करते हैं, हम इसका बैलेंस बना लेते हैं। ये बैलेंस कैसे होगा, तो ये क्योंकि मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए दिया था, हम इसका वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्रेडिट साइड में कितना हो गया टोटल 50,000, वही ग्रेटर वैल्यू है तो उसी को लेंगे 50,000, और हमारे डेबिट साइड में भी उतना ही आ जाएगा 50,000। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है, 50,000 से माइनस करो 15,000 और 10,000, दैट मीन्स 25,000। 25,000 माइनस करो 25,000 बचेगा, 25,000। ये कहाँ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमारा इसको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहते हैं। ये हमारा जो नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट से जितने भी एप्रोप्रिएशन के अमाउंट है उसको माइनस करने के बाद हमारे पास कितना पैसा बचा, 25,000 का पैसा, इतना अमाउंट बचा। ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेबल है कि अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे, 1:1 इक्वली। अगर सपोज करो डीड में कुछ नहीं लिखा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर डीड में हमने कुछ लिख रखा है तो उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। से फॉर एग्जांपल हमें अगर इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब मोटू को कितना मिलेगा, मोटू विल गेट हाफ ऑफ 25,000 विच विल बी 12,500, और पतलू को कितना मिल जाएगा, उसे भी मिलेगा हाफ ऑफ 25,000 दैट इज 12,500। ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट। अब इस अमाउंट को, इस प्रॉफिट के अमाउंट को 12,500 और 12,500, अब इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके ये उनके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। बढ़िया, नेक्स्ट चलते हैं आगे। हम